हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम देखेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। एक ही इसमें फार्मूला है, जनरल इक्वेशन बोल दो या फार्मूला बोल दो, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, इसी ये अगर आप समझ गए तो पूरा एक्सरसाइज इसका 4.1 आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, इसका बुक में दे रखा है फार्मूला ax + by + c = 0। यहाँ पे बोला है टू वेरिएबल, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं एक्स वाई, यहाँ पे वेरिएबल है और ए बी सी कांस्टेंट है। कांस्टेंट उन्हें बोलते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल उन्हें बोलते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है सर, तो इसी चीज़ को हम एक फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। ये रहा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम बेसिकली टू वेरिएबल्स की बात करते हैं और ऐसे वेरिएबल्स जिनकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है या फिर पावर कितनी होती है, हैज़ वन पावर। पावर कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें इंट्रोडक्शन में या फिर कॉन्सेप्ट में, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.1 में। एक्सरसाइज 4.1 के पहले क्वेश्चन में बोला है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब एक नोटबुक है और एक पेन है जिसकी नोटबुक की प्राइस कितनी है, ट्वाइस है किसके, पेन की प्राइस से। ठीक है सर, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके लिए हमें ये लीनियर इक्वेशन लिखनी है और इसको प्रेजेंट करना है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, यहाँ पे हमें हिंट दे रखी है, बोला है कि टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक x रुपये। नोटबुक के कॉस्ट को हमको x रुपये मानना है और पेन की कॉस्ट को हमें y रुपये मानना है। तो आओ इसको पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो हमें बुक में दे रखी है, नोटबुक = x रुपये, यही माननी थी हमको। और कॉस्ट ऑफ पेन हमको माननी थी y रुपये। ठीक है सर, जो यहाँ पे एक नोटबुक का प्राइस है वो पेन का ट्वाइस है। पेन का ट्वाइस यानी कि पेन के प्राइस को हम जब 2 गुना करेंगे तब एक नोटबुक का प्राइस आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, ये ध्यान रखना। तो इसको प्राइस कर दिया पेन के प्राइस को। ठीक है सर, यहाँ पे नोटबुक को हमने क्या माना था, x रुपये माना था प्राइस को। नोटबुक पे यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे पेन के प्राइस को हमने y माना तो y लिख दिया। इक्वेशन बन गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, y को इधर ले आएंगे और 0 के बराबर कर देंगे तो वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे x - 2y = 0। दिस इज़ आवर इक्वेशन और यही हमको रिप्रेजेंट करना था। यही हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे है कि नहीं। यहाँ पे देखो दो वेरिएबल हैं सर। ये क्या है, दो वेरिएबल, इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। ठीक है सर, तो ये अपना लीनियर इक्वेशन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये जो हमें नीचे लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं उनको हमें इस फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, इंडिकेट करना है। इस फॉर्म का यूज़ करके या फिर इस वैल्यू का यूज़ करके हमें वैल्यू ऑफ ए बी सी हमको बताना है ईच केस। मतलब जितने भी केस दे रखे हैं 8 हैं सर, तो 8 हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है। इससे हम ये जो हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है इसका कंपेयर हम किससे करेंगे, इससे कंपेयर कर देंगे, हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी ए बी सी की जो हमें पूछी थी। आ जाते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन में। पहले नंबर में हमको ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ठीक है जी। अब इसको क्या करेंगे, 9.35 को उठा के इधर लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। फिर इसको कंपेयर करना आसान होगा क्योंकि ये क्या है, अपना सी वाला टर्म है। सी वाले टर्म को इधर लाएंगे तो इजीली हमको शो हो जाएगा, कंपेयर करने में आसानी होगी। इसको इधर लाएंगे तो उधर प्लस को, तो इधर आएगा माइनस को जाएगा। यहाँ पे ऐसे = 0। ठीक है, अब जो इसका मैंने पीछे स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, जनरल फॉर्म बताया था लीनियर इक्वेशन का, उसी से कंपेयर कराना है। ये क्या होता है, ax + by + c = 0। ठीक है, बस कंपेयर करा देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयरिंग। ठीक है, जो भी चाहो आप लिख सकते हो, कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर करा देते हैं। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। a की जगह में क्या है, 2 है, तो a की जगह में 2, a की वैल्यू आ गई। b की जगह में क्या है, 3 है, और c की जगह में क्या है, यहाँ पे साइन भी लेते हैं साथ में। यहाँ प्लस का था तो प्लस ही का लिखा है। ठीक है, यहाँ पे साइन भी लेते हैं। ठीक, c की जगह में माइनस का 9.35। ठीक है सर, पहले केस का पहला आंसर हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन में। दूसरे में हमको ये इक्वेशन दे रखी है, सी वाला टर्म पहले से यहाँ पे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा हम डायरेक्ट इसको कंपेयर करा देते हैं। ax + by यहाँ पे +c = 0 होता है। a की जगह में यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमेशा 1 होता है। तो a की जगह में a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कंपेयर करा दिया तो a की वैल्यू 1 मिल गई। यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, पहली बात जो भी होगी माइनस की होगी, माइनस लगा दिया, 1/5 इसकी b की वैल्यू हो गई। c की वैल्यू क्या होगी, साफ साफ दिख रही है c की वैल्यू है -10। सेकेंड केस में ये अपना आंसर। थर्ड केस में हमें इक्वेशन दे रखी है ये चीज़, इसको पहले घसीट के इधर लाते हैं सर। -2x + 3y इधर लाएंगे तो -6 = 0।
ठीक है जी। अब क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे जो कि हमारी जनरल फॉर्म होती है उससे, ठीक है। यहाँ से हमें ए की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी आएगी, -2। यहाँ से बी की वैल्यू आएगी 3 और सी की वैल्यू आएगी -6, ठीक है जी। आ जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। एक्स वाई को घसीट के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। सर सी वाले टर्म में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो जीरो हम लिख सकते हैं प्लस लगा के, है ना, ठीक है, इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं हो तो 0 होता है। अब बस कंपेयर करा देते हैं, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही होता है, मैंने पहले ही बताया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया। बी, यहाँ पे सर आपने 1 ले लिया, यहाँ पे 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 6 सी की जगह में कुछ है ही नहीं ना। यहाँ पे देखो एक्स तो है, एक ए वाले टर्म में एक्स तो है, यहाँ पे सी वाले टर्म में तो कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 रखा है। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, ठीक है सर। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक। 5वें नंबर क्वेश्चन में 2x, इसको घसीट के इधर लाएंगे, फिर तो सी वाला टर्म कुछ भी नहीं है तो 0 मान लिया। बस कंपेयर करा देते हैं, यहाँ पे बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कंपेयर कराया तो मुझे A2 मिल गया, B कितना मिल गया -5 और C मिल गया फिर से 0। आ जाते हैं 6वें क्वेश्चन में, 3x प्लस 2 और यहाँ पे देखो ये B वाला टर्म, अब C वाला 3 टर्म होने चाहिए, 3 तो है नहीं, तो इसको मान लेते हैं 0 इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो y नहीं है, यानी कि ये वाला टर्म नहीं होगा, ये इसका ये वाला टर्म होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे y तो है ही नहीं, कोई वेरिएबल तो होना चाहिए था ना, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट अकेला c होता है, तो c इसकी वैल्यू हो जाएगी। चाहे इस केस में ये लगाओ चाहे न लगाओ, यहाँ पे b की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि b के साथ यहाँ पे कोई y वाला कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, y वाला टर्म ही नहीं है, तो बस y की वैल्यू 0, ठीक है। जैसे c वाला कोई टर्म नहीं होता था ना, तो हम c की वैल्यू 0 मान लेते थे, यहाँ पे c का टर्म था नहीं था तो हमने c की वैल्यू 0 मान ली। यहाँ पे देखो y का कोई टर्म है इस इक्वेशन में नहीं है, तो y की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। c कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट है, बस। a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कुछ होगी नहीं, 0 होगी, c की वैल्यू 2, ठीक है। ठीक है सर, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अब इस वाली इक्वेशन को गौर से देखो तुम, अब इस बार मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो y की जगह में क्या है, तो y में क्या होता है, b होता है। इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार, ये होती है इक्वेशन प्लस c, तुम खुद बता दोगे इसका जवाब। y ये है, y ये है, y की जगह सामने क्या है 1, तो बस b की वैल्यू कितनी हो गई 1। सर a वाला तो टर्म ही नहीं है, x कहाँ लिखा है, कहीं नहीं लिखा, तो a की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है सर। a पता चल गया, b पता चल गया, c हमें सामने दिख रहा है, c मतलब कांस्टेंट यहाँ पे 2 -2, ठीक है सर। अब फिर से अजीब क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इसको इधर घसीट के लाएंगे तो ये -2x हो जाएगा, यहाँ पे +5 है इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। बस इक्वेशन लिख देते हैं अपनी जो मेन होती है, प्लस c इज इक्वल टू 0। सर x वाला टर्म तो है इस बार, लेकिन y वाला नहीं है, तो y की जगह में b की वैल्यू 0 कर देंगे। यहाँ पे कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू हमें -2 मिल जाएगी, यहाँ पे b की वैल्यू, सर b की वैल्यू 0, c की वैल्यू, c मतलब कांस्टेंट की वैल्यू 5, यहाँ पे कांस्टेंट 5 ही है ना, 5। तो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।